इस कहानी के लेखक हैं चैतन्य रास्कर। क्या तुमने ठीक से चेक किया? मैंने पूछा। मैंने अच्छे से चेक किया, उसे घुमाया, उसके सीने को देखा, सब कुछ किया, पर वो उठा ही नहीं। एक बार में ही उसने सारी बातें बोल दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रुपेश ने जो किया वो गलत था। उस आदमी को अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन उसे मरा देख रुपेश डर गया था। अनजाने में गलती हो गई। उसे अब बुरा लग रहा था। सोमनाथ के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। वही अपराध बोध सोमनाथ में घुस गया, इसलिए वो बीमार पड़ गया। मतलब जिस आदमी को अटैक आया था वो सोमनाथ की कार में भी था? क्या वो भूत है? खोलना नहीं! मैंने रुपेश की तरफ देखा। रुपेश ने हाथ जोड़कर कहा, पैर पड़ता हूँ, दरवाजा मत खोलो। अरे लेकिन वापस रास्ते में मुझे वो हर मोड़ पर दिखाई दिया। क्या तुमने उसे ही देखा? हाँ, वो वापस आ गया है। रुपेश ने कपकपाती आवाज में कहा। मैं तो सुनना हो गया था। सोमनाथ भी कह रहा था, मुझे बचाओ, वो वापस आ गया है। मैंने रुपेश की ओर देखा। वो बड़ी आशा से मुझे देख रहा था। रुपेश ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा। मैंने अपना मोबाइल निकाल के देखा। उसमें रेशमा के कुछ मिस यू के मैसेज दिखे। रेशमा की याद आ रही थी। मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले इस बात का हल निकालना था। मैंने झट से दरवाजा खोला। रुपेश दरवाजा बंद करने की भीख मांग रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। बारिश किसी से कौन सा बदला लेना चाहती है? रुपेश की कार बारिश में भीग रही थी। मैंने कार की तरफ देखा। कार की पिछली सीट पर कोई था क्या? मैं दंग रह गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर का दरवाजा जल्दी से बंद करके मैं पीछे मुड़ा। मुझे घर में छाता मिला। दरवाजे पर गया, तब कुछ याद आया। छाता रुपेश को देखकर मैं घुमा और ढूंढ के एक हथौड़ा ले आया। उस हथौड़े को देखकर रुपेश ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपने आप से कहा, डरो मत, अब अगर कोई बीच में आता है तो उसका किस्सा खत्म कर देंगे। हमने अपने हाथ में हथौड़ा पकड़कर अपने दूसरे हाथ से दरवाजा खोला। रुपेश हिचकिचा रहा था, पर उसने किसी तरह छाता खोला। हम घर से बाहर निकले। मैं कार की तरफ देख रहा था। मन में भगवान का नाम लेकर गाड़ी की तरफ चलने लगा। बहुत बारिश हो रही थी। हम तुरंत भीग गए। फिर हम कार के पास पहुंचे। कार में झांक के देखा, अंदर कोई नहीं था। रुपेश ने कार का पिछला दरवाजा खोला। वहां से गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन वो दुर्गंध कैसी थी? लकड़ी से जलने जैसी गंध क्यों आ रही थी? मैंने कार की पिछली सीट की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था। सीट के नीचे एक सूटकेस था। मैंने उसे जल्दी से उठाया और भागते हुए घर वापस गया। हमने घर में आकर दरवाजा बंद किया। वह सूटकेस बहुत नया और भारी था। सूटकेस नंबर लॉक से बंद था। मैंने कुछ नंबर डायल करके सूटकेस खोलने की कोशिश की, लेकिन सूटकेस नहीं खुला। रुपेश ने मेरे हाथ से हथौड़ा लिया और सूटकेस को जमीन पर रख दिया। जैसे ही उसने सूटकेस पर हथौड़े से प्रहार किया, मैंने उसे रोका और कहा, एक मिनट, अगर पुलिस आ गई और ये खुला सूटकेस मिल गया तो क्या होगा? मैंने रुपेश से कहा। पुलिस कैसे आएगी? रुपेश ने कहा, देख, कल सुबह कोई शव को दिखेगा और पुलिस को खबर मिलेगी, तलाश शुरू होगी, वे हम तक पहुंच सकते हैं, तो कोई जोखिम क्यों ले? जैसा कि मैंने रुपेश को समझाया। रुपेश ने अपना हथौड़ा नीचे रखा और अपने सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा। सूटकेस खोलना खतरनाक हो सकता है। इस सूटकेस में क्या है? पैसे, सोना या कुछ और? वो आदमी कन्नड़ बोल रहा था। फोन पर किसी से भीख मांग रहा था, सॉरी कह रहा था। फोन पर कुछ ऐसा हुआ कि उसे धक्का लगा, उससे उसे अटैक आ गया। ये सूटकेस महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि वो आदमी ये सूटकेस किसी को देना चाहता हो।
इस सूटकेस को वापस शव के पास रख देना चाहिए। मैंने सूटकेस हाथ में पकड़ते हुए कहा। लेकिन क्यों? रुपेश चिढ़ गया। देखो, पहले उसके घर वाले, फिर पुलिस उसे ढूंढेगी, सूटकेस ढूंढेगी, तुम्हारे गांव में जांच करेगी। मैंने रुपेश को एक बार फिर समझाया। वह सुन्न हो गया था। वो इन सब से जल्द बाहर निकलना चाहता था। मैं भी यही चाहता था। रुपेश घाट पर नहीं जाना चाहता था। वह डर गया था। शव अभी भी वहीं होगा। अगर उसका मृत शरीर मिल जाता है तो सूटकेस को उसके बगल में चुपके से रख देना चाहिए, यानी किसी को कोई शक नहीं होगा। यदि कोई शव नहीं मिलता है तो सूटकेस को वहीं किसी कोने में फेंक देना चाहिए। अरे हाँ, मुझे सूटकेस पर से उंगलियों के निशान पोंछने की जरूरत है। मैंने रुपेश को आश्वासन किया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा? जब ये मामला सुलझ जाएगा तो रेशमा के घर जाकर उसे सरप्राइज देंगे। ये सोचकर घर से बाहर आ गए। घर में ताला लगाया। बारिश थमी नहीं थी। हम फिर भीग गए और हमारे कपड़े भी भीग गए। गीले कपड़ों में ही हम कार में बैठ गए। क्या रुपेश ठीक से ड्राइव करेगा? इतनी तेज बारिश में मैं गाड़ी नहीं चला सकता था। मुझे इसकी आदत नहीं थी। रुपेश ने कार स्टार्ट की। मैं रुपेश की बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैंने मेरी पैरों पर सूटकेस रखा। मेरे एक हाथ में हथौड़ा था। मैंने रुपेश को रोका और कहा, सावधानी से। रुपेश ने अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे गाड़ी चलाने लगा। मेरे दिमाग में आ रहे कई सवाल मुझे बुरी तरह सता रहे थे। मैंने उस सूटकेस को देखा और सोचने लगा, इसमें क्या होगा? कुछ महत्वपूर्ण, यानी पैसे ही होंगे। कितने होंगे? ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि नोट कौन से हैं। सूटकेस भारी है। इतना कैश, मतलब ये 2 नंबर के पैसे होंगे। घर में छिपाया हुआ काला धन। इतनी रात को इतना पैसा, कुछ खरीदना होगा या ये पैसे किसी को देना होगा। इतनी रात को इतना पैसा, कुछ खरीदना तो नहीं होगा, या फिर ये पैसा किसी को देना होगा। ऐसे समय में किसी को इतने पैसे देने चाहिए, मदद के रूप में। संभव नहीं। इतनी रात के वक्त वह आदमी इतने पैसे लेकर घाट पर क्यों आया? क्या कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था? वो शख्स ब्लैकमेलर से फोन पर बात कर भीख मांग रहा था, तो ब्लैकमेलर ने पैसे लेकर उसे घाट पर बुलाया। यही सोचते वक्त निपारी के घाट से हम चल पड़े। रुपेश कार धीरे चला रहा था। घाटी पर कोई नहीं था। अंधेरा था। उसमें जुगनू चमक रहे थे। मैं डर गया था। मैंने घाट की ओर देखने से परहेज किया और रुपेश की ओर देखा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन वह पहले ही मर चुका था। रुपेश की कार में उसका सूटकेस रह गया। ब्लैकमेलर को पैसे नहीं मिले, इसलिए ब्लैकमेलर उसे और सूटकेस की तलाश कर रहा होगा। लेकिन फिर ब्लैकमेलर ने उसे ऐसा क्या कहा होगा कि उसे अटैक आ गया? क्या ब्लैकमेलर को ये पैसे नहीं चाहिए थे? ऐसे कैसे हो सकता है? पैसे नहीं चाहिए थे तो और क्या चाहिए होगा? क्या उसने ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया? तो ये किस लिए था? एक ब्लैकमेलर के लिए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? पैसे से ज्यादा जरूरी बदला। मैंने अपनी आंखें घुमाई, अपने सिर को शांत करने की कोशिश की, एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। हत्या। मैं धीरे से बुदबुदाया। वैसे रुपेश चौंक गया। उस आदमी की हत्या कर दी गई थी। क्या? देखो, पहले आदमी को घाट पर भगाया गया। वह थक गया था। उसका दिल दबाव में था। मैं रुपेश को समझाने लगा। फिर उसे फोन पर चौंकाने वाली खबर दी गई। हाँ, ये सही है। तो उसे दिल का दौरा पड़ गया। मैंने कहा। रुपेश ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसे ये पसंद नहीं आया, क्योंकि फोन पर मौजूद आदमी जानता था कि वो दिल का मरीज है। मैंने इस उलझन को सुलझा लिया था। दूसरे शब्दों में ये रुपेश की गलती नहीं थी, लेकिन रुपेश अनजाने में उस हत्या का हिस्सा था। कातिल चालाक था। पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंचेगी। पुलिस ये तय करके मामला बंद कर देगी कि घाट में चलते समय उसे हार्ट अटैक आ गया था। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
कोई भी कभी नहीं जान पाएगा कि यह पूर्ण हत्या थी, इसलिए मैं खुद पर हंसा। जब मैं मुस्कुरा रहा था, रुपेश ने कार का गियर बदल दिया, कार की गति बढ़ा दी। मैंने रुपेश की ओर देखा। रुपेश ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को बाईं ओर घुमाया। कार सड़क से निकल गई। वह घाटी की ओर बढ़ने लगी। मेरे कुछ भी समझने से पहले ही रुपेश ने अपने बगल का दरवाजा खोला और कार से बाहर कूद गया। मेरे साथ वो कार भी सीधे जाकर घाटी में गिर पड़ी। दुर्घटना से कुछ सेकंड पहले कार हवा में थी, फिर कार बम्पर पर गिर गई, फिर ऊपर की छत पर गिरी, फिर कार ने छलांग लगाई और घाटी की तह तक जाने लगी। विंडशील्ड का शीशा टूटकर मेरे अंदर घुस गया। कार से धुआं निकलने लगा। मैं कार के अंदर ही इधर उधर गिर रहा था, तभी टूटे शीशे में से बाहर की ओर गिर गया। मैं बाहर अपने सिर के बल जमीन पर गिरा। घाटी में बहुत सारे पेड़ थे। मैंने नीचे देखा तो रुपेश की कार दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे घाटी की तह में चली गई थी। मेरे सिर से मुंह तक कुछ गरम गरम आ रहा था। चारों तरफ दर्द हो रहा था, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था और फिर मैं बेहोश हो गया। घाटी में कुछ भयानक देखकर सोमनाथ बीमार पड़ गया। इसका फायदा रुपेश ने उठाया। वो वापस आ गया है, वो वापस आ गया है, रुपेश ने कहा। लेकिन सोमनाथ ने ऐसा कभी नहीं कहा। रुपेश ने ही यह सब कहानी रची थी। उस आदमी और उसका दिल के दौरे से मर जाना, यह सब झूठ था, सरासर झूठ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुपेश ने जैसे ऑस्कर विनिंग वाली एक्टिंग की थी। मुझे लगा कि यह सब कुछ सच है। लेकिन रुपेश क्यों डरा? क्योंकि वो मुझे मारने से डर रहा था। लेकिन उस सूटकेस का क्या मतलब? क्योंकि रुपेश मुझे घाट पर लाना चाहता था। अगर ये सूटकेस नहीं होता तो मैं यहाँ रात में आता ही नहीं। बिल्कुल सही, हत्या। घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार रुपेश की थी, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होगा। सब यही सोचेंगे कि ये एक दुर्घटना थी। अब रुपेश पुलिस को बताएगा कि मैं उसकी पत्नी से मिलने के लिए उसकी कार ले गया, क्योंकि रुपेश जानता था कि मुझे रेशमा के पास जाना है। एक मिनट, रुपेश का दिमाग इतना चलने वाला कहाँ था? तभी रेशमा मुझे इतने सारे मिस यू मैसेज कर रही थी। वो मुझे अपने घर बुला रही थी। वो भी चाहती थी कि मैं आज घाट आ जाऊं। इन दोनों ने एक जाल बुना और मैं उस जाल में फंस गया। मैंने आंखें खोली और दर्द शुरू हो गया। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। मैं उस तरह मरना नहीं चाहता था। मैं किसी तरह गिरते संभलते उठने की कोशिश कर रहा था। पेड़ों के सहारे आगे रेंग रहा था। बारिश थम चुकी थी। बहुत कीचड़ था, इसलिए फिसल भी रहा था। आगे बढ़ रहा था। मैं कीचड़ से सन गया था। वहीं कीचड़ मैंने जख्मों पर लगाया। खून रुक गया। दर्द तेज हो रहा था। हाथ हिल नहीं सकता था। वह सूज गया था, शायद टूट ही गया था। बाईं आंख से दिख नहीं रहा था। दाहिनी ओर आंख से धुंधला दिख रहा था। पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। हर कदम पर सिर सुन्न हो रहा था। इसलिए मैं चिल्ला रहा था, पर चिल्लाने से मैं थक रहा था। मैं बहुत थक गया था। इसलिए मैंने एक पेड़ की पतली लकड़ी को तोड़कर उसे अपने दांतों के बीच रख दिया। जब दर्द बढ़ गया तो मैं अपने मुंह में रखी लकड़ी को जोर से काटता था और उस लकड़ी का कड़वा रस किसी तरह निकल जाता था। पर मैं मरना नहीं चाहता था। किसी तरह मैं घाटी के रोड पर आ गया और मुझे राहत मिली। मैंने घाट पर देखा तो कोई नहीं था। कुछ देर में ही सूर्योदय होगा, फिर जरूर कोई मदद करेगा। लेकिन उसी पल मैं सड़क के किनारे गिर पड़ा। वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उठना पड़ा क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो गई। मैं खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। इस घाट से निकलने के लिए मुझे कुछ करना था। मैं पहले कहाँ जाऊं? बदला लूं या अस्पताल जाऊं? नहीं, मुझे पहले अस्पताल जाना चाहिए। इसलिए मैं तेज चलने लगा। मेरे एक पैर में चप्पल थी, उसे मैंने निकाल के फेंक दिया। मैं नंगे पांव दौड़ने लगा।
जोर जोर से, लेकिन अचानक मेरी गर्दन बाईं ओर झुक गई, सीधी नहीं हो रही थी। गर्दन की हड्डी को क्या हुआ? दर्द तो नहीं था? मैंने दाहिनी हाथ से गर्दन को सीधी करने की कोशिश की, लेकिन वो टेढ़ी बनी रही, एक तरफ मुड़ी हुई थी, कुछ भी सीधा नहीं था। मैं ऐसे ही दौड़ता रहा। दौड़ते हुए मैंने देखा कि सामने से कुछ तेजी से आ रहा था, कार, ट्रक, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था। गर्दन टेढ़ी होने की वजह से सामने नहीं दिख रहा था, सब पीछे दिख रहा था। मेरी गर्दन। मैंने उस पर ध्यान दिया और मैंने दौड़ना बंद कर दिया। वह कार मेरे पास से गुजरी। मुझे एहसास हुआ कि मैं ये सब पहले देखा था। हाँ, उस दिन मैंने एक आदमी को टूटी गर्दन के साथ घाट में दौड़ते देखा। वो आदमी मैं था। ये घाट मुझे मेरा भविष्य दिखा रहा था, जिससे मुझे आने वाले संकट से अवगत कराया जा रहा था। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ, मैं गिर गया। मैं थक गया, अब नहीं उठ सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए, और घाट को एक और शिकार मिल गया।